हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 11th क्लास में थर्मो से रिलेटेड। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, उसमें मैंने गैसेस के सिद्धांत भी कराए हुए हैं। उसके बाद में आप ये चैप्टर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थर्मोडायनेमिक, तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, थर्मोडायनेमिक का जीरो लॉ, शून्य नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, उसको समझते हैं, फिर हम प्रथम नियम करेंगे और ऊष्मागतिकी प्रक्रम में किए गए कार्य को हम ज्ञात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम देखिए क्या होता है, क्या कहता है ये नियम कि अगर मैं एक कंटेनर लूं, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैं तीन तरह की गैसें भर दूं। कंटेनर के मैंने तीन भाग कर रखे हैं, देखिए ये ए भाग, ये बी भाग और ये सी भाग। और ये जो दीवार है ये आइसोलेटेड वॉल है, यानी कि रुद्धोष्म दीवार है। ये आइसोलेटेड वॉल है। ये आइसोलेटेड वॉल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेटेड वॉल का मतलब है कि ये यहां से ना तो हीट को ट्रांसफर करेगी, ना ये इससे हीट लेगी, ना ये हीट दे सकती है। मतलब हीट का ट्रांसफर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं होगा। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो रुद्धोष्म दीवार का काम क्या होता है कि दोनों के कनेक्शन को रोक देना। हीट का ट्रांसफर ना तो इधर से इधर होगा, ना ए से बी में होगा, ना बी से ए में होगा। तो ये काम होता है किसका, रुद्धोष्म दीवार का। चलिए, और ये जो दीवार है इसको कहते हैं ऊष्मापर्य दीवार। ये आइसोलेटेड वॉल है, ठीक है, और ये थर्मल कंडक्टेड वॉल है। इसमें भी ऊष्मा का एक्सचेंज हो सकता है। तो मैंने एक सिस्टम में तीन पार्ट किए हुए हैं, ए बी और सी। ए का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, बी का ए से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ए का सी से कनेक्शन है। ठीक है, इसको समझिए कि इसका इससे कनेक्शन है और इसका इससे कनेक्शन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है कि यदि ए व बी, यदि ए व सी ऊष्मीय संपर्क में है, व बी व सी ऊष्मीय संपर्क में है, ए का सी से संपर्क है और बी का सी से संपर्क है। ठीक है, इन दोनों में हीट एक्सचेंज हो सकती है और इन दोनों में हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ए व सी बी ऊष्मीय संपर्क में होंगे, यानी कि साम्य अवस्था में होंगे। ये कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, क्या हो रहा है कि अगर ये इससे हीट एक्सचेंज करना बंद कर दे, यानी कि दोनों का ताप समान हो जाए, और ये भी इससे हीट एक्सचेंज करना बंद कर दे, तो दोनों का ताप समान हो जाएगा। अगर ऐसा है, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यदि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी व टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि कहलाती है ऊष्मीय साम्य अवस्था। कि ए सी के साम्य अवस्था में है और बी सी के साम्य अवस्था में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, दोनों के दोनों साम्य अवस्था में होंगे, तापीय संतुलन में होंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका ताप और इसका ताप भी समान हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को साम्य अवस्था में कहलाएंगे। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यही कहता है कि ए बी से तापीय संपर्क में है और ताप अगर दोनों का बराबर हो गया तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और बी और सी भी तापीय साम्य अवस्था में है, यानी कि इसमें भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या कि ए और बी भी किसमें होंगे, तापीय साम्य अवस्था में होंगे। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, देखिए कि ये ए, ये बी और ये सी। मैंने रुद्धोष्म दीवार को हटा के बताया, यानी कि ए व सी तापीय साम्य अवस्था में है तथा बी व सी भी तापीय साम्य अवस्था में है। तो ए व बी
बी तापीय साम्यावस्था में होंगे। ये कहलाता है आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई संपर्क नहीं है, इन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, इन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, और जब तक हो सकता है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, और इन दोनों के बीच में भी ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, कब तक हो सकता है जब तक, वो जाहिर सी बात है कि ए का सी से आदान प्रदान बंद हो गया यानी कि दोनों का ताप समान है, बी का सी से आदान प्रदान बंद हो गया यानी कि दोनों का ताप समान है, इन दोनों का ताप समान है, इन दोनों का ताप समान है, तो भले ही बीच में रुद्धोष्म दीवार हो तब भी ए और बी का ताप क्या होगा, समान हो जाएगा। इसको कहते हैं हम तापीय साम्यावस्था। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि ए व सी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी व सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए व बी किस में होंगे, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है और आपको इसी तरह से बोर्ड में लिख के आना है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी सिस्टम को ऊष्मा दी गई, मान लीजिए डी क्यू, तो उस ऊष्मा के दो कार्य होते हैं, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है या फिर उस पर कोई कार्य कर देती है। ये तो इसका समीकरण है। कथन क्या है कि यदि किसी सिस्टम को, मैं लिख देता हूं, यदि किसी निकाय को, निकाय मतलब सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है, तो वह ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, ब्रैकेट में लिख देता हूं ताप में वृद्धि, करेगी, वह उस पर कार्य में खर्च होगी। तो ये इसका स्टेटमेंट कहलाता है कि मैंने किसी सिस्टम को, किसी निकाय को अगर ऊष्मा दी तो वो दो चीजों में खर्च होगी। किसमें, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या है, देखिए आंतरिक ऊर्जा का मतलब है ताप में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा यानी कि ताप में वृद्धि, या फिर कार्य का मतलब है कि उस पर कार्य, टीक्यू का मतलब है कार्य। दो चीजों में खर्च होती है, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी या तो ताप बढ़ जाएगा, और कुछ किस में खर्च होगी, उस पे कार्य में खर्च होगी। कार्य का मतलब है जैसे कि आप समझिए इसको कि अगर मैंने कोई कंटेनर लिया, इस पे पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर कोई गैस भर दी है, तो अगर मैं इसका ताप बढ़ाता हूं, मैं इसको क्या दे देता हूं, हीट दे देता हूं, तो इसकी जो गैस होगी वो इस पे ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तो ये कहां खसकेगा, ऊपर की तरफ ये खसक जाएगा पिस्टन। तो ये यहां से यहां तक इस पे कार्य हो गया। तो दो चीजों में खर्च होगी, इस पे जो कार्य किया गया उसमें खर्च होगी, या फिर उसके ताप में परिवर्तन में खर्च होगी, कि उसका ताप बढ़ेगा या घटेगा। वो हम आगे देखेंगे कि ताप बढ़ता है, कब बढ़ता है और कब घटता है। तो आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समझ में आना चाहिए कि क्या है कि जो दी गई ऊष्मा है, ये हमारी ऊष्मा है जो हमने निकाय को दी गई है, तो वो किस में खर्च होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च होगी, या फिर उस पर निकाय पर कोई कार्य होगा। ठीक है, तो ये सीधा सा स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं इससे पहले कि dq जो है वो ऊष्मा है। अगर ये पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा जो है दी गई है, सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है तो पॉजिटिव आएगा, और dq अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है ऊष्मा ली गई है, सिस्टम से ऊष्मा ली गई है, यानी कि उसका ताप घटेगा। ठीक है, दो फंडे हो सकते हैं, या तो ऊष्मा
दी गई है या फिर ऊष्मा ली गई है। तो अगर ऊष्मा दी गई है तो आपको dq को पॉजिटिव लेना है, और अगर ऊष्मा ली गई है तो dq को आपको नेगेटिव लेना है। इसी तरह से मैं du लिख देता हूं। du क्या है? du है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं du तो इसका ताप बढ़ेगा, और du को अगर मैं नेगेटिव कहता हूं तो इसका ताप घटेगा। यानी कि आंतरिक ऊर्जा इसकी या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ठीक है, तो दो फंडे इससे आगे। अगर मैं कार्य के लिए कहूं कि dw हमारा कार्य पॉजिटिव हुआ, तो कार्य पॉजिटिव का मतलब आप समझे कि निकाय पर कार्य हुआ, निकाय पर कार्य हुआ, तब तो du आपका पॉजिटिव आएगा। यानी कि सिस्टम यहां से कह सकते हैं ऊपर चला गया तो कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका आयतन बढ़ गया है ना। और अगर सिस्टम नीचे चला गया तो इसका मतलब कार्य नेगेटिव होगा। यानी dw का मान जब नेगेटिव होगा तो निकाय द्वारा कार्य हुआ, निकाय द्वारा कार्य हुआ। अगर सिस्टम नीचे चला गया तो निकाय द्वारा कार्य हुआ, और अगर सिस्टम ऊपर चला गया तो इसका मतलब निकाय पे कार्य हुआ। तो ये सब चीजें हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव आता है, किस तरह से नेगेटिव आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कथन क्या है? कथन ये है कि किसी भी निकाय को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो दो चीजों में खर्च होती है, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी या फिर उस पर कार्य होगा, या फिर दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है, कार्य भी हुआ और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी हुई। ये कार्य का फॉर्मूला हम निकालेंगे इसके बाद। तो आपको ये कथन ध्यान रखना है, अगर कार्य पॉजिटिव है तो निकाय पर कार्य हुआ है, और अगर dw नेगेटिव है तो निकाय द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, और dq अगर पॉजिटिव है तो ऊष्मा दी गई है, और dq अगर नेगेटिव है तो ऊष्मा उससे ली गई है। और du अगर पॉजिटिव है यानी कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। आंतरिक ऊर्जा का मतलब आप ताप से रिलेट करें कि ताप में वृद्धि हो रही है। dq पॉजिटिव है, इसका मतलब ताप बढ़ेगा, सिस्टम का ताप बढ़ेगा, और dq अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सिस्टम का ताप घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप नोट करने हैं, आपको इसी तरह से बोर्ड में लिख के आना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम गणना करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य। किसी विशेष प्रक्रम की बात नहीं हो रही, हम हमें केवल कार्य का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, ये वर्गाकार भी हो सकता है या बेलनाकार भी हो सकता है। तो मैं इसकी दो पार्ट कर देता हूं। इसमें आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है ऐसे, और ये दूरी जो है वो x है। अब जब मैं इसको हीट दूंगा, मैंने इसको क्या दी? हीट दे दी, ऊष्मा दे दी। तो ऊष्मा दे दी तो क्या होगा? ये देखिए, ये एक पिस्टन है, और ये पिस्टन थोड़ी देर बाद यहां खसक जाएगा। क्यों खसकेगा? क्योंकि इस पे कोई दाब लगा होगा, और कितनी दूरी खसकी है? मैंने मान लिया dx। ठीक है, इस पे जब मैंने हीट दी तो इस पे क्या आया? प्रेशर आया इस दीवार पे, इस तरफ एक बल लगा। इस बल को मैं लिख देता हूं F एक बल लगा। ठीक है, और यहां का जो क्षेत्रफल है वो A है, A इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, बल लगा यानी गैस में दाब लगा है। अब हमें दाब निकालना पहले तो, कि दाब कितना लगा। पहले तो हम कार्य निकालते हैं, दाब की गणना करेंगे कि गैस द्वारा किया गया, इसको गैस द्वारा को आप सिस्टम द्वारा भी कह सकते हो, क्योंकि गैस ही हमारा सिस्टम है। तो निकाय द्वारा या गैस द्वारा किया गया कार्य वो हम लिख देते हैं W। तो कार्य क्या होगा? देखिए, कार्य W बराबर होगा F डॉट dx, बल इंटू विस्थापन। तो बल तो लगा F, और dx क्या है? इसका विस्थापन है। ठीक है, F डॉट dx आ गया। अब हम जानते हैं कि बल क्या होता है। बल F बराबर, मैं पहले दाब बता देता हूं आपको। दाब क्या होता है? P बराबर F अपॉन A, यानी एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो इससे हमारा फॉर्मूला बल का आ गया F बराबर P डॉट A। ठीक है, P डॉट A। तो हम यहां रख देते हैं, यानी कि कार्य बराबर आ गया, F की जगह हम लिखेंगे P डॉट A इंटू dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल को अगर किसी लंबाई से गुणा कर दूंगा, ये क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल यहाँ पे उतने क्षेत्रफल इस पिस्टन का होगा, उसको अगर उसकी लंबाई से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आयतन, यानी W बराबर P डॉट dv। dv क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि A डॉट
dx को मैं लिख देता हूं dv। ये क्या है हमारा आयतन में परिवर्तन, यानी कि dv को हम कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो गया dv, यानी कि कार्य हमारा जो आ गया, कार्य का सूत्र आ गया हमारे पास w बराबर p डॉट dv। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। देखिए पहला केस में आपको पता है कार्य का फॉर्मूला यही है कि किसी गैस द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, W बराबर P डॉट dV। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, तो dV अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है यानी कि dV होता क्या है, देखिए dV होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब V फाइनल जो था वो बड़ा रहा होगा किससे, V इनिशियल से। तो ये संख्या क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ये संख्या कैसे आएगी, धनात्मक आएगी, यानी कि कार्य जो होगा, कार्य W बराबर P डॉट dV तो होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य का मतलब है आयतन बढ़ गया है ना, इसका आयतन यहां से यहां खसका है तो आयतन बढ़ गया, गैस का आयतन बढ़ गया। जब भी गैस का आयतन बढ़ रहा है यानी कि ये गैस इस पे कार्य कर रही है तो कार्य कैसा आएगा, धनात्मक। की बात मैं पहले भी बोल चुका हूं लेकिन अब आपको सिस्टमेटिकली समझा रहा हूं कि अगर इसका आयतन बढ़ गया तो कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और केस सेकंड की बात करें हम, केस सेकंड कि अगर मैं कहूं कि dV बराबर नेगेटिव है, अब नेगेटिव कब आएगा, dV बराबर होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, और मैं कहूं कि V फाइनल छोटा है किससे, V इनिशियल से। अगर ये संख्या छोटी है इससे तो dV क्या आएगा, dV नेगेटिव आएगा। ठीक है, dV नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये आयतन जो है वो कम हो गया है ना, गैस ने इधर प्रेशर नहीं लगाया, निकाय पर कार्य हुआ, हमने प्रेशर लगाया इस पे, यानी कि इसका आयतन घट चुका है। तो कार्य तो आएगा हमारे पास W बराबर P डॉट dV, लेकिन वो कैसा आएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक कार्य है, नेगेटिव कार्य। अगर गैस पे कार्य किया जाता है तो वो नेगेटिव आता है और गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है। तीसरा केस हम ले लेते हैं कि ना तो बढ़ रहा है, कि यदि हम कहते हैं कि dV में V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है और मैं कह दूं कि V फाइनल बराबर V इनिशियल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तो आपके पास dV कितना आ जाएगा, dV आपके पास आ जाएगा 0। अगर dV 0 आ गया तो कार्य कितना आ जाएगा, कार्य आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि गैस ने दाब लगाया लेकिन इसका आयतन ना तो बढ़ा ना घटा, तो किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, 0 आएगा, 0। तो कार्य कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तीन सिस्टम आपको याद रखने। अगर dV पॉजिटिव है तो कार्य धनात्मक आएगा, इसका मतलब है कि निकाय यहां से यहां तक चला है, पिस्टन यहां से यहां तक चला है और कार्य कैसा आ गया, धनात्मक आ गया, आयतन में वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर आयतन घटता है, आयतन घटता है तो कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ना ही आयतन घट रहा है ना ही आयतन बढ़ रहा है तो कार्य कैसा आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम में गैस का आयतन बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, और अगर ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है तो कार्य आएगा आपका 0। तो यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्य जब ही होगा जब आयतन में परिवर्तन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आयतन में परिवर्तन हो तभी आपके पास कार्य आएगा, नहीं तो कार्य नहीं आएगा। ठीक है, चाहे ऊष्मा दो, और अगर आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है तो कार्य 0 आएगा और नहीं तो कार्य नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और इसमें पार्ट बाकी है, चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला आया था W बराबर P डॉट dV आया था। ठीक है, इसको मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि dV जो है वो इसके आयतन में परिवर्तन है, तो मैं लिख सकता हूं कार्य बराबर P डॉट dV इंटीग्रेशन कहां से लेके V इनिशियल से V फाइनल तक। तो ये इंटीग्रेशन के रूप में इसका सूत्र लिखा है मैंने, अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा। W बराबर P डॉट dV, इसको ऐसे लिख सकता हूं V इनिशियल से V फाइनल तक। अब आप ध्यान से देखिए P और dV में रिलेशन है और उससे हमारे पास क्या आ रहा है, कार्य। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, मान लीजिए कि PV ग्राफ है हमारे पास, PV ग्राफ है कुछ इस तरह से और ये कार्य का ग्राफ है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये आपका V इनिशियल होगा, V इनिशियल, और ये आपका क्या होगा, V फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो
ये हो गया। अगर मैं इसको P को V से गुणा कर दूं, ये आपका क्या है dV, तो P डॉट dV अगर निकालूंगा तो आपके पास कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई पीवी वक्र है, पीवी ग्राफ दे रखा है आपको, उसमें अगर आपको कार्य निकालना है तो वो केवल और केवल एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। इसका मतलब एक्स अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम में कभी कार्य निकालना हो, ग्राफ से निकालना हो, तो वो एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल आपका क्या बताएगा, कार्य को बताएगा। अब देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये देखिए v इनिशियल से v फाइनल की तरफ जा रहे हैं हम, इसका मतलब dv जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि कार्य जो आएगा वो कैसा आएगा, w, वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आयतन में वृद्धि हो रही है, तो ये चीज आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि आयतन में वृद्धि हो रही है, इस तरफ एरो जा रहा है तो आयतन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कार्य कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये बात आप नोट करके रखें कि एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल किसमें, पीवी वक्र में एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, कार्य के बराबर आता है। ये मैंने इंटीग्रेशन से निकाला है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह से ग्राफ है P और V के अंदर, तो अगर मेरे को इसमें कार्य निकालना है तो आप देखिए एक्स अक्ष पे कितना क्षेत्रफल घेरा गया, कुछ भी नहीं। ये V इनिशियल भी यही है, V फाइनल भी यही है, तो dV कितना हो गया, 0 हो गया। dV 0 हो गया तो कार्य भी हम क्या लिख सकते हैं, कार्य कितना हो गया, 0। और ऐसे प्रक्रम में जिसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको हम कहते हैं सम आयतनीय प्रक्रम। क्या कहेंगे इसको, सम आयतनीय प्रक्रम। जब कार्य में कोई परिवर्तन, देखिए दाब में तो परिवर्तन हो रहा है, पहले दाब यहाँ पे था P1 और यहाँ पे दाब था P2, दाब में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब पिस्टन खसका ही नहीं है, और पिस्टन खसका नहीं है तो कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये आपके पास प्रक्रम है और ये पीवी ग्राफ है, तो इसमें अगर आपको कार्य निकालना है तो आपको क्या करना है कि केवल एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे मान लीजिए 10 पास्कल जो भी है, 10 की इसका दाब है, और ये आपका 10 है और ये आपका 100 है। ठीक है, तो dv निकालेंगे तो आप 90 आ जाएगा। dv कितना आएगा, dv आ गया 90। तो आपको कार्य निकालना है तो वो आएगा 10 × 90, यानी कि कार्य आ गया आपके पास 900 जूल। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक्स अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्य। केवल एक सीधे के लिए, अगर ये उल्टा होता तो आप 900 ही आंसर आता, लेकिन नेगेटिव आता। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करूं कि ये सवाल आपसे ऐसा पूछा गया एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप देख लीजिए एरो किस तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आयतन घट रहा है। अगर ये मैं कह दूं 10, ये 20 और ये आपका जो है 50 है और ये आपका 25 है, तो मैंने कहा कि इसका कार्य निकालिए। तो आपको देखना है कि इस पे घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए आपकी ये आकृति जो बन रही है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 1/2 इंटू आधार कितना, आधार 25 है, इंटू आधार जो है आपका 10 है, इंटू ऊंचाई कितनी है 25। ठीक है, ये ऊंचाई होगी 25 और ये आपका आधार हो गया, आधार कितना 10 है, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा 125। ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो ये 10 है और ये 25 है, तो 10 × 25, तो आपके पास आ जाएगा 250 जूल। तो कुल कार्य जो आएगा वो कैसा आएगा, 125 प्लस 250, तो ये आपके पास आएगा 375 जूल कार्य। 375 जूल कार्य आ गया आपके पास। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये आप किससे पता करेंगे, ये आप देखेंगे एरो से। आयतन अगर घट रहा है तो आपके पास जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपको एरो बताएगा, एरो तो देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एरो उसने दे दिया तो आप ये भी बता सकते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एरो का मतलब है कि आयतन घटा है। ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड और हम सवाल करते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। वही ग्राफ है आपका पुराना, पीवी वक्र है, ये पी और ये वी, ये वक्र है। ठीक है, इस तरह से आपको एक प्रक्रम दिया हुआ है, ये लिखिए, और इसमें एरो भी बनाना जरूरी है। तो ये हम एरो को, ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर बंद पथ आ जाए, अभी तो हमने लीनियर ग्राफ देखा था, अब ये बंद पथ की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई बंद पथ आ जाए तो इसमें जो किया गया कार्य है वो हमें निकालना है, तो कैसे होगा। देखिए प्रोसेस वही है, कंसेप्ट वही है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको हम नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। चलिए, तो हमने सीखा था पहले इसका कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी का कार्य डब्ल्यू ए बी, तो ए बी का कार्य क्या होगा, इस अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं वी इनिशियल और वी फाइनल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी वी फाइनल वी इनिशियल का क्षेत्रफल, जो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है। अगर एरो इस तरफ जाए तो आपका कार्य जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं बीसी का कार्य निकालूं, कार्य बीसी, तो देखिए कार्य बीसी 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो डब्ल्यू बीसी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें डब्ल्यू एसी की। डब्ल्यू एसी की बात करें तो हम यहां से यहां तक जा रहे हैं। पहले जो क्षेत्रफल आया था, देखिए ध्यान से, पहले जो क्षेत्रफल आया था वो ये आया था, ए बी वक्र का कार्य ये पूरा आ गया था। ठीक है, पॉजिटिव आया था। उसके बाद ए सी वक्र का कार्य, ए सी वक्र का कार्य, तो आप देखेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वो ये वाला आएगा, इसके द्वारा इस अक्ष पे घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी वी फाइनल वी इनिशियल का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि ये नेगेटिव आएगा, देखिए, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, आयतन घट रहा है। तो इस पॉजिटिव वाली संख्या ज्यादा है और नेगेटिव वाली संख्या कम है, पॉजिटिव में से नेगेटिव जाएगा तो ये पूरा का पूरा एरिया रिमूव हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो कुल कार्य बचेगा, कुल कार्य डब्ल्यू कुल, तो आप सबको जोड़ेंगे, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू ए सी, सबको जोड़ेंगे। ये आपका पॉजिटिव है, ये 0 है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, तो आपके पास जो कार्य आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपके पास ए बी सी का क्षेत्रफल आएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। केवल अगर आपके पास चक्रीय प्रक्रम आ जाए तो इसका, अब आप खुद बता सकते हैं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी है तो ये कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। हालांकि मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, अगर ये प्रक्रम में उल्टा देता, ठीक है, ध्यान से देखिए कि अगर ये प्रक्रम को मैं उल्टा देता, इसका जो एरो है वो मैं ऐसा दे देता, इस तरह से, तो आपको देखिए ये वाला कार्य नेगेटिव आएगा, ये 0 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे करके। तो कार्य जो आएगा, कुल कार्य वही आएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एबीसी का क्षेत्रफल जो आएगा वो इसका कार्य आएगा, ये पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन इस बार नेगेटिव वाली संख्या ज्यादा है, ये वाला कार्य नेगेटिव है, उल्टा जा रहा है, तो ये कार्य ज्यादा है और ये कार्य कम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, एबीसी का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा त्रिभुज है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से जाते हैं, इस तरह से रोटेशन करते हैं, तब भी वो क्षेत्रफल निकालना है, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तब भी वो क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन क्लॉकवाइज वाली कंडीशन में कार्य जो आएगा पॉजिटिव कार्य आएगा, W जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव कार्य आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव क्लॉकवाइज घुमा है तो कार्य पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो कार्य नेगेटिव। आने वाला क्या है, आने वाला क्या है, बंद पथ का, बंद लूप का क्षेत्रफल। कार्य तो यही आएगा, लेकिन बंद लूप का क्षेत्रफल आपके पास आएगा, तो वो आपके पास कार्य आ जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपके पास दे देता हूं, एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इसकी रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इसकी रेडियस है। हमें इसका कार्य निकालना है, तो कार्य कैसे निकाले, इसको पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते, तो कार्य आएगा पाई इंटू 1 का
स्क्वायर। तो पाई आपके पास कार्य आ गया। अब बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो कार्य कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। पूरा आपके पास वर्गाकार रूप आ गया, ठीक है, ये जूल में आया आपके पास। तो इस वर्ग की भुजा 10 है, 10 मीटर, तो इसका कार्य कितना आएगा। देखिए मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा सा, आपको नेगेटिव वाला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कार्य निकालेंगे तो कार्य आएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 जूल। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कार्य आएगा नेगेटिव 100 जूल। कार्य कितना आ जाएगा, नेगेटिव 100 जूल। तो आपको केवल क्या करना है, बंद लूप में हमेशा क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको ये देखना है कि अगर वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रखना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपको नेगेटिव रखना है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रक्रमों का कार्य निकालेंगे अलग अलग। समदार्शी प्रक्रम में क्या होता है, समआयतनीय प्रक्रम में क्या होता है, ये सब हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप उसको भी देखते रहिए। अलग अलग जो भी प्रक्रम है उसमें सब में कार्य आपको निकाल के दिखाया जाएगा, और यहीं से सवाल आपके बोर्ड में बनता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।